माध्यम से आप अपने करियर को एक बेहतर दिशा दे पाएं और फाइनली फौज से जुड़ने का अपना सपना पूरा कर पाएं। इसी कड़ी में जब मैं आगे बढ़ता हूं तो आज मैं जिस विशेष एंट्री की बात करने वाला हूं, मुझे लगता है कि इस देश में मैं जब हजारों लाखों यंगस्टर्स को देखता हूं और कहीं ना कहीं वो वर्किंग है, कहीं ना कहीं वो जॉब में है, किसी न किसी प्रोफेशन में है, बट उसके बावजूद उनके अंतर आत्मा में एक जज्बा रहता है कि काश एक मौका उन्हें मिला होता और इंडियन फौज के पार्ट बन पाते, इंडियन डिफेंस सर्विसेज के पार्ट बन पाते। आज मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूं आज उस अपॉर्चुनिटी के विषय में डिस्कस करने के लिए, जो मुझे लगता है कि केवल अपॉर्चुनिटी नहीं है बल्कि बहुत दिलों में जो एक जिंदा दिली छिपी हुई है, जो एक जज्बा छिपा हुआ है, उस जज्बे को पूरा करने का, उस जज्बे को उनको जीने का एक मौका देने का अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो उस अपॉर्चुनिटी को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, दैट इज ऑल अबाउट टेरिटोरियल आर्मी। आज मैं बात करने वाला हूं टेरिटोरियल आर्मी की बात में। टेरिटोरियल आर्मी को लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन हैं, बहुत सारे डाउट्स लोगों के रहते हैं कि सर पैटर्न क्या है, सिस्टम क्या है, हम वर्किंग है सर, हम नॉन वर्किंग है सर। आज इस सेशन से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको टेरिटोरियल आर्मी से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी कंफ्यूजन है, चाहे वो एज का क्राइटेरिया हो, चाहे आपके क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया हो, चाहे आपका जॉब का क्राइटेरिया हो, चाहे आपका ट्रेनिंग मॉड्यूल हो, चाहे आपकी वर्किंग मॉड्यूल हो, जो आपके सैलरी पैटर्न है, आपका ग्रोथ है, स्टेप बाय स्टेप प्रमोशन है, ईच एंड एवरी प्रोस्पेक्ट टुडे आई विल कवर इन दिस सेशन। मैं हर प्रोस्पेक्ट को इस सेशन में कवर करने का कोशिश करूंगा। तो मुझे लगता है कि जितने भी टीए लवर हैं, जितने भी डिफेंस लवर हैं, ये वीडियो उनके लिए यादगार होगा और ऑब्वियसली आप बहुत कुछ सीख करके अपने अंदर के जज्बे को फिर से जगा पाएंगे और फाइनली इंडियन डिफेंस सर्विसेज से जुड़ने का अपना सपना पूरा कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं थोड़ी सी डिटेल के विषय में, आखिर टेरिटोरियल आर्मी को कैसे समझे हम। जब टेरिटोरियल आर्मी की बात करते हैं तो सबसे पहले कहते हैं किसी भी बटालियन का, किसी भी एंट्री के गठन का एक कारण होता है, एक मोटो होता है। तो जब हम इसके मोटो की बात करते हैं तो सावधानी एंड सूरता इज ऑल अबाउट टेरिटोरियल आर्मी। सावधानी इज इक्वल टू विजिलेंस एंड सूरता इज ऑल अबाउट वैल्यूर। तो मुझे लगता है कि विजिलेंस एंड वैल्यूर, सावधानी एंड सूरता का एक कहीं न कहीं परिचायक है हमारा टेरिटोरियल आर्मी और इसका ये मोटो है। इंडियन टेरिटोरियल आर्मी इज एज ए सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आफ्टर द रेगुलर आर्मी। तो टेरिटोरियल आर्मी को जो है वो आर्मी में सेकंड लाइन ऑफ आर्मी के रूप में देखा जाता है। जहां हमारी मेन फोर्स है, मेन डिफेंस सर्विसेज हैं, तो उसकी जो सेकंड लाइन के तौर पे हम देखते हैं और टेरिटोरियल आर्मी को देखते हैं। सबसे पहले जब 9 अक्टूबर 1970 को स्थापित किया गया एंड दैट वाज कॉल्ड आईडीएफ, इंडियन डिफेंस फोर्सेस। आईडीएफ का गठन जो हुआ वो 9 अक्टूबर 1917 को हुआ और यही आईडीएफ नाम आगे बढ़कर के आपका टेरिटोरियल आर्मी हुआ। तो इस जर्नी को मैं पूरा समझाऊंगा क्रमबद्ध तरीके से, कैसे 1917 से लेकर के आज ऑब्वियसली 2020 तक की टेरिटोरियल आर्मी की जर्नी रही, मैं इसके विषय में आपको बताने का प्रयास करूंगा। आईडीएफ, इंडियन डिफेंस सर्विसेज फोर्स, 9 अक्टूबर 1970 को इसको स्थापित किया गया। कारण बहुत सिंपल था कि रेगुलर ट्रूप्स को प्रथम विश्व युद्ध में गैरिसन ड्यूटीज से रिलीज किया जा सके। जरूरी है, मुझे लगता है कि देश में जब हम सुरक्षा की बात करते हैं, जब देश को हम सपोर्ट की बात करते हैं, तो सपोर्ट देश का केवल एक नहीं होता है कि हम बॉर्डर पे खड़े होते हैं और हम फाइट कर रहे होते हैं, बल्कि सपोर्ट ये भी होता है कि आखिर उस फाइटिंग फौज को हम बैक एंड से किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फौज को ये जहन में आया कि हमारे जब सोल्जर्स जो है पोजीशन पे होंगे और टारगेट्स पे होंगे, फाइटिंग मोड में होंगे, तो आखिर उनको बैकिंग कहाँ से मिलेगी, उन दवाओं की, उन सारे के सारे ग्रेन्स की, सारे के सारे सर्विसेज की। तो मुझे लगता है कि एक इस तरह की सेकंड लाइन ऑफ फौज को और ईजाद करना, एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए एक बेहतर बटालियन को ईजाद करना बहुत जरूरी था और फाइनली इस तरह टेरिटोरियल आर्मी का जन्म किया गया और इसे बनाया गया। 1920 में आईडीएफ को दो भागों में बांट दिया गया। 1920 में इंडियन डिफेंस फोर्स को दो भागों में बांटा गया। पहला जो सेगमेंट बना वो बना आईटीएफ, जिसको आप कह सकते हैं इंडियन टेरिटोरियल फोर्स, और ये इंडियन टेरिटोरियल फोर्स थी। एंड पैरेलली बना ऑक्सिलरी फोर्सेस, जो कि ब्रिटिश के अंतर्गत रही। तो दो पार्ट में बांट दिया गया आपके आईडीएफ को। एक तरफ आपका आईटीएफ हो गया, इंडियन टेरिटोरियल फोर्स होगी, एंड सेकंड आपका ऑक्सिलरी फोर्स जो कि ब्रिटिश कैटेगरी में आ गई। इसी क्रम में बढ़ते हुए फाइनली ये चलता रहा क्रम और फाइनली 9 अक्टूबर 1949 गवर्नर जनरल सीपी राजगोपालाचार्य जी ने इंडिपेंडेंस टेरिटोरियल एक्ट 1948 के आधार पर मॉडर्न टेरिटोरियल आर्मी का गठन कर दिया। तो 1949 में 9 अक्टूबर को एक फिर नया एक्शन हुआ और फाइनली एक नई मॉडर्न टेरिटोरियल आर्मी का गठन हुआ। 1972 में टेरिटोरियल आर्मी की अपनी यूनिट को डिसबैंड करते हुए रेगुलर आर्मी के साथ जोड़ दिया गया। जैसे कि अपनी एक अलग यूनिट थी, जिनको डिसबैंड करते हुए 1972 में इंडियन आर्मी के साथ जोड़ दिया गया। प्रेजेंट ड्यूटी जो है वो रेगुलर आर्मी को स्टैटिक ड्यूटी से रिलीज
करना, उनको रिलीव करना इनकी जिम्मेदारी है, और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को आपदा के समय सहयोग करना, उसको प्रदान करना, ये इनकी जिम्मेदारी है। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर हम टेरिटोरियल आर्मी के रोल को समझें, मैं समझता हूँ कि एक जो एज का क्राइटेरिया है वो काफ़ी 42 ईयर्स तक है, और जो एनर्जी लेवल है, जो हमारे अनुभव हैं जीवन के, जो हमारे एक्सपीरियंसेस है हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट में वर्किंग को लेकर के, उन सारे अनुभवों को फौज कहीं ना कहीं एक सही डायरेक्शन में यूटिलाइज करना चाहती है। और सेकंड लाइन ऑफ फौज के तौर पे आप कह सकते हैं कि एक जो बैकिंग चाहिए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से लेके अन्य प्रोस्पेक्टिव पे, कहीं ना कहीं हमें मौका मिल सकता है कि हम देश को एक बेहतर सेवा इस माध्यम से प्रदान कर सकें। आइए और कुछ टेक्निकलिटी को समझते हैं। जब हम ग्रुप हेडक्वार्टर की बात करें तो 5 आपके ग्रुप हेडक्वार्टर है टीए के, जिसमें हम टीए ग्रुप हेडक्वार्टर बात करेंगे साउदर्न कमांड पुणे की, हम टीए ग्रुप हेडक्वार्टर बात करेंगे ईस्टर्न कमांड कोलकाता की, हम टीए ग्रुप हेडक्वार्टर बात करेंगे वेस्टर्न कमांड चंडीगढ़ की, हम टीए ग्रुप हेडक्वार्टर नॉर्दर्न कमांड उधमपुर की बात करेंगे, और फाइनली टीए ग्रुप हेडक्वार्टर सेंट्रल कमांड हम लखनऊ की बात करेंगे। जो ये कमांड बनाएंगे इनमें प्रॉपर यूनिट्स को भी डिवाइड किया गया। आपको टेक्निकली ये भी जानना है कि हमेशा एक कंफ्यूजन रहता है कि सर आखिर वैकेंसी का क्या क्राइटेरिया है, तो मैं आज बहुत डिटेल समझाने वाला हूं और आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। पहला आता है आपका डिपार्टमेंटल यूनिट्स, जिसके अंतर्गत जो वर्क है वो अलाइन होते हैं, जैसे कि आपके रेलवे से रिलेटेड जो वर्क है उनके साथ जो कोऑर्डिनेशन है, ओएनजीसी के साथ जो हमारे वर्क है उनके साथ जो हमारे कोऑर्डिनेशन है, आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ जो हमारे वर्क है और जो कोऑर्डिनेशन है। टोटल 17 जो है डिपार्टमेंटल यूनिट बनाई गई, जिसमें 8 आपका इंजीनियर रेजिमेंट होता है टीए के अंतर्गत, 8 आपके इंजीनियर रेजिमेंट है, 7 आपके जनरल हॉस्पिटल है टीए के थ्रू, 1 आपका सिग्नल रेजिमेंट है टीए के थ्रू, 1 एएससी बटालियन है आपका टीए के थ्रू। तो ये आपका रहा डिपार्टमेंटल यूनिट, जिसके अंतर्गत मैंने आपको 17 डिटेल सीट बताने की कोशिश की है। पहले नॉन डिपार्टमेंटल यूनिट की बात करें तो ऑब्वियसली हम 43 इन्फेंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी की बात करेंगे, जो कि 43 वैकेंसीज को अलाइन करता है। साथ ही साथ हम इकोलॉजिकल टास्क फोर्स की बात करेंगे, इकोलॉजिकल बटालियंस 10 अटैच टू द इन्फेंट्री बटालियन। काम बिल्कुल सिंपल है कि जो एलओसी से रिलेटेड हमारे फेंसिंग के वर्क होते हैं, या जो भी एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमारे मेंटेनेंस से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो इकोलॉजिकल टास्क फोर्स दैट मीन 10 अटैच इन्फेंट्री बटालियन हो, जो कि टीए के अंतर्गत अटैच करके इस तरह के प्रोजेक्ट में लगाई जाती है। तो ये मोटा मोटा हिसाब हुआ, जो कि एक मोटी मोटी वैकेंसी है। तो औसत आप देख भी पा रहे हो कि 17 हो गया आपका, 43 हो गया आपका, 10 हो गया आपका। अगर इसको टेक्निकली देखें तो आपका 70 to 80 वैकेंसीज हैं, जो कि अमूमन इस एंट्री के माध्यम से जनरेट की जाती हैं। मैं आज ये बहुत क्लियर कट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप किसी क्षेत्र विशेष में अपना भविष्य बना रहे हैं तो उसके टेक्निकल एस्पेक्ट को भी उतना ही समझना आपके लिए जरूरी है। और मैं कोशिश यही करूंगा कि टेरिटोरियल आर्मी से रिलेटेड जितने भी तरह के प्रश्न हैं, डाउट हैं, कंफ्यूजन है, आज मैं सब कुछ क्लियर करूं, और आपके लिए टेरिटोरियल आर्मी केवल एक सपना ना हो, बल्कि आपका टारगेट हो, आपका गोल हो, और आने वाले समय में आप बेहतर करके उसको अचीव कर सकें। पहले जब हम बात करते हैं अचीवमेंट्स एंड ओवरऑल लोगों का जुनून, हम टेरिटोरियल आर्मी के प्रति बात करें तो मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे ब्रांड एम्बेसडर हैं या ऐसे लोग हैं जो कि इंस्पायर करते हैं। मुझे लगता है कि जिंदगी में हम किसी भी क्षेत्र विशेष में कितना काम कर लें, हम एक अच्छे पॉलिटिशियन बन लें, हम एक अच्छे क्रिकेटर बन लें, हम एक अच्छे फिल्म एक्टर बन लें, हम एक अच्छे इंजीनियर बन लें, हम एक अच्छे लॉयर बन लें, हम एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन लें, बट कहीं ना कहीं दिल में उस प्राइड की फीलिंग तो यार रह जाती है। और मुझे लगता है कि डिफेंस ही वो जगह है जो प्राइड, वो ऑनर, वो रिस्पेक्ट हमें प्रोवाइड करती है, और वो भीड़ में लाखों लोग से हटा के हमें अलग बना देती है, और ये दिखाती है कि इस देश के हम ऑब्वियसली एक जिम्मेदार नागरिक हैं, और हम जज्बा रखते हैं कि जब भी हमें इंडियन फौज की ज़रूरत पड़ेगी, हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हम वहाँ पे खड़े होंगे, स्टैंड करेंगे और दिखाएंगे कि हम में भी देश के प्रति क्या जज्बा और जुनून है। तो हम क्षेत्र विशेष से अलग हो जाएं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर का देश प्रेम का जज्बा कम हुआ है। जज्बा वही है यार, और इस जज्बे का ही नाम है टेरिटोरियल आर्मी। तो सबसे पहले नाम लेना चाहूँगा सचिन पायलट साहब जी का, बिकॉज एज यू नो कि एज ए वाइस जो है चीफ मिनिस्टर वर्किंग है राजस्थान में इस समय, बट उसके बावजूद इस जिम्मेदारी को टेक ओवर करना मुझे लगता है कि लाखों करोड़ों यंगस्टर्स के लिए एक इंस्पिरेशन है सचिन पायलट जी के रूप में। अनुराग ठाकुर की बात करेंगे, ऑब्वियसली इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू फिनांस डिपार्टमेंट इन कंट्री। फिनांशियल का इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल लेवल पे होने के बावजूद इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को टेक ओवर करना ये शो करता है कि अगर आप में जज्बा है तो यार कुछ भी किया जा सकता है। विल टू एग्जाम्पल ऑफ कपिल देव साहब, ऑब्वियसली ये एक मिसाल है। मुझे लगता है कि ये लोग हैं जो ये दर्शाने की कोशिश करते हैं कि हाँ, अगर हम कुछ भी करना चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें वो जज्बा एंड जुनून है करने का। मोहनलाल साहब की बात करें, ऑब्वियसली साउथ इंडियन एक्टर की बात करें, बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर, ऑब्वियसली उन्होंने भी एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन साउथ जोन में
क्रिएट की इस माध्यम से टोटल आर्मी को ज्वाइन करके। पहले ऑब्वियसली हम इस नाम को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, विल टॉक अबाउट एम एस धोनी साहब। आई थिंक ये इंस्पिरेशन है पूरे देश के लिए कि इतने सारी जिम्मेदारियों के बावजूद वो आते हैं और टोटल आर्मी के थ्रू अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, अपनी इन्वॉल्वमेंट को दिखाते हैं। दैट शोज कि यार हम कुछ भी कर रहे हो इस देश में, बट जो हमारा जज्बा फौज के प्रति है ना, वो कमाल का है और सबसे हटका है, और उसके लिए अपने आप में एक इंस्पिरेशन है ऑब्वियसली फॉर्मर क्रिकेट कैप्टन एम एस धोनी साहब। पहले हम बात करेंगे सबसे फेमस व्यक्ति का जो कि हाईएस्ट अवार्ड इन टीए हैं, उनके विषय में जब बात करता हूं तो दैट इज नवदीप सिंह, इज अ बिग लॉयर, और मुझे लगता है कि ये सबसे हाईएस्ट अवार्डेड पर्सन है टेरिटोरियल आर्मी के अंतर्गत। जब आप इनके विषय में और ऑटोबायोग्राफी इनकी जानेंगे, डिटेल पढ़ेंगे, तो विल रियली इंस्पायर कि ऐसे ऐसे लोग हैं यार जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभाते हुए टीए के अंतर्गत भी आकर के फौज में भी उस तरह के अचीवमेंट्स और अवार्ड को जीत करके ये प्रूव करते हैं कि इंसान में अगर जज्बा हो तो कहीं भी कुछ भी कैसा भी कर सकता है। पहले मैं बात करना चाहूंगा थोड़ी और डिटेल, तो शौर्य चक्र कि जब बात करूं मैं तो शौर्य चक्र के रूप में ऑब्वियसली कैप्टन प्रदीप शौर्य आर्या को कौन भूल सकता है, इट्स राइट थिंग, इट्स अ बिग नेम। और ऑब्वियसली इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के अंतर्गत आईआरएस के अंतर्गत वर्किंग रहते हुए शौर्य चक्र को 2018 में इन्होंने टेरिटोरियल आर्मी के अंतर्गत पाया। तो मुझे लगता है कि ये एक एग्जाम्पल है हम सब के लिए कि आप किसी भी जॉब एंड सर्विसेज में हो, अगर आपके अंदर जज्बा है तो आप शौर्य चक्र को भी पा सकते हैं। और ऑब्वियसली अगर मैं अवार्ड सीरीज की बात कर रहा हूँ तो 5 वीर चक्र, 13 सेना मेडल, तो बहुत सारी ऐसी चीज हैं जो टेरिटोरियल आर्मी के अंतर्गत भी लोगों ने अचीव की है और बार बार इस देश को गर्व महसूस करने के एक बहुत बड़ा मौका एंड अपॉर्चुनिटी दी है। पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि टिल द डेट 11 ऑफिसर्स एज ऑनरी एडीसी टू प्रेसिडेंट, मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि प्रेसिडेंट का एडीसी बनना, मुझे लगता है कि सबसे रिस्पॉन्सिबल कैरेक्टर को शो करता है। और आज तक 11 टेरिटोरियल आर्मी के थ्रू जो है ऑनरी एडीसी रह चुके हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि 1962 में जब कॉम्बैट रोल में इन्हें लाया गया और इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हें दी गई, तो उन्होंने प्रूव किया कि सर एज नहीं इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है दिल के अंदर वो जज्बा। अगर वो जज्बा हो तो आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ क्लियर होती है कि जब हम मेल और फीमेल की एज क्राइटेरिया की बात करते हैं तो 18 से लेकर 42 ईयर्स तक, 18 साल से लेकर के 42 साल तक आप एलिजिबल होते हैं एग्जाम्स के लिए। ग्रेजुएशन विद द गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, आपका जो ग्रेजुएशन होना चाहिए वो एक एम्प्लॉयमेंट के साथ होना चाहिए। इस चीज़ को भी आपको समझना है कि सर आई एम वर्किंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, आई एम वर्किंग इन स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सैलरी सर्टिफिकेट के साथ एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स के साथ देना होगा। तो एक सबसे बड़ा भ्रम आता है कि सर मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वर्क करता हूँ, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करता हूँ, मैं स्टेट गवर्नमेंट में काम करता हूँ, तो वहाँ से आपको केवल एक एनओसी लेना होता है। ऑब्वियसली एक वाक्य हुआ है 1994 में, सबसे पहली बात 1994 में एसबीआई एंड एलआईसी ने मना किया कि हम अपने एम्प्लॉइज को किस तरह से एनओसी दे करके परमिशन दें। तब वहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने इंटरफेयर लिया और स्टेट अब स्टेटमेंट गया सारी स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को कि टीए में सेलेक्टेड बच्चों को एनओसी देने में कोई भी लापरवाही ना की जाए। दैट मीन आप इजीली वहां से एनओसी पा जाएंगे और इसके लिए लीगली आप प्रोसेस कर जाएंगे। साथ ही साथ सेल्फ एम्प्लॉयड कैंडिडेट जो हैं उनका भी एक बड़ा कंफ्यूजन रहता है डॉक्यूमेंटेशन पार्ट को लेके। तो सेल्फ एम्प्लॉयड को मैं बता देना चाहता हूं कि उन्हें केवल एक एफिडेविट के साथ अपना पैन डिटेल डॉक्यूमेंट्स के साथ देना होगा। दैट मीन आपको एक एफिडेविट बनाना होगा और पैन देना होगा और इसी के साथ डिटेल डॉक्यूमेंट के साथ आपको देना होगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी अपीयर फॉर द एसएसबी, सेम फॉर द ऑल एंट्री। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं उन्हें भी प्रोसेस में एसएसबी के लिए जाना होता है। जब इस डिटेलिंग में हम बढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो आप जान लें कि टोटल 17 आपके रिटन एग्जाम सेंटर हैं, जहां पे लखनऊ भी है, नागपुर भी है, शिमला भी है, पुणे भी है, श्रीनगर भी है, सिलीगुड़ी भी है, कोलकाता भी है, पटना भी है, उधमपुर भी है, चंडीगढ़ भी है, बेंगलुरु भी है, बोले तो भारत का हर कोना है। तो 17 सेंटर्स आपको बगल में दिख रहे होंगे। इन 17 रिटन सेंटर हैं जिनमें आप अपीयर होंगे और अपने